आपके खर्चे ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो पैसा कहां से आएगा? खर्चे ज्यादा कब होंगे? जब आपने कर दिए। और इनकम कम है तो आप कैसे उसको पूरा करोगे? सेविंग से। और सेविंग से जब पैसा निकालोगे तो सेविंग क्या हो जाएगी बेटे? माइनस हो जाएगी। उसे हम कहते हैं चेतावनी का संकेत होता है कि भाई या तो आप अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ा दो या आप अपने खर्चों को क्या कर लो? कम कर लो। अदरवाइज देश के अंदर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ सकती है। आपने लोन लिया बेटे, अब लोन पे ब्याज पे करोगे, अब अगली बार उस ब्याज को पे करने के लिए आप क्या करोगे? लोन लोगे, फिर और ज्यादा ब्याज बढ़ जाएगा, फिर उस ब्याज को भी पे करने के लिए फिर लोन लोगे। यानी ये चक्र बेटे इसी तरीके से चलेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं और चैप्टर का नाम है भाई गवर्नमेंट बजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, जिसकी 6 मार्क्स है बेटे। ये चैप्टर एक अपने आप में यूनिट भी और एक चैप्टर भी है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आमतौर पर इन रूटीन हर कोई बजट बनाता है, ठीक है। चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट हो, या कोई गवर्नमेंट की का डिपार्टमेंट हो, हर कोई अपना बजट बनाता है। आपकी मम्मी, आपके पापा, इवन दो आप बजट बनाते हैं। बजट बेसिकली 2 कंपोनेंट्स को लेकर बनता है। एक कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा बेटे इसका रिसिप्ट, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम पहले बजट को समझने की कोशिश करें कि भाई व्हाट इज बजट, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि आपका बर्थडे, मान लो आपका बर्थडे है, तो आप सोचते हो कि भाई पापा से इतने पैसे मिल जाएंगे बर्थडे पे, मम्मी से इतने पैसे मिल जाएंगे, मैंने खुद की इतनी सेविंग कर रखी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिसिप्ट। वहीं दूसरी तरफ आप ये एक्सपेंडिचर के बारे में भी प्लानिंग करते हो क्या, कि भाई मुझे अपने ट्यूशन के दोस्तों को यहाँ पार्टी देनी है, उस पर इतना खर्च हो जाएगा, स्कूल के दोस्तों को या मोहल्ले के दोस्तों को यहाँ पार्टी देनी है, उस पर इतना खर्च हो जाएगा। दैट इज बजट। तो जो बेसिकली बटे फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि आप पैसा कहाँ से रिसीव करेंगे और कहाँ खर्च करेंगे, दैट इज द होल सिनेरियो इज कंसीडर और नोन एज बजट, ठीक है। यहां पर बहुत सारे बजट होते हैं। स्टेट लेवल के बजट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना बजट होता है, डिफेंस का बजट होता है, रेलवे का बजट होता है, अलग अलग बजट होते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो हम बात करने लग रहे हैं बेटे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के बजट की बात कर रहे हैं, यहां पर यूनियन गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ बजट, ठीक है। तो कहते हैं गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। हर साल बनाया जाता है बेटे ये। और बेसिकली जो गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है ये आपका फैब के मंथ में बनाया जाता है, फैब के मंथ में। और ये बनाया जो जाता है ये फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है, फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है, फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? फिस्कल ईयर का मतलब क्या है सर? 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को बेटे ये एंड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? ये होल ईयर के लिए बजट होता है। तो देखो ये एनुअल स्टेटमेंट होती है शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। मेनली बजट के 2 ही कंपोनेंट है, एक है रिसिप्ट और दूसरा है एक्सपेंडिचर। यानी किन किन सोर्स से पैसा आएगा और किन किन सोर्स में पैसा जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर मैंने बता दिया, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं आप लोग, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया 31 मार्च को खत्म होता है। द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर शोज इन द बजट आर नॉट दैट एक्चुअल फिगर। बेटे ये एक्चुअल फिगर नहीं है, क्योंकि बजट जो है ये प्लानिंग है, फ्यूचर की प्लानिंग है। तो आपने ये एस्टीमेट लगाया, इट इज नॉट एक्चुअल फिगर। जो बजट के अंदर बनी है एक्चुअल फिगर क्या होगी? ये एस्टीमेटेड फिगर है। एक्चुअल फिगर क्या होगी? वो तो जब साल खत्म होगा, ईयर एंड होगा, तब पता चलेगा। बट द एस्टीमेटेड वैल्यू फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर, आने वाले फिस्कल ईयर के लिए, फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जैसा कि मैंने बता दिया है। देखो ये जो बजट है, सरकार बेसिकली क्या करती है भाई, अपनी रिसिप्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है एक्सपेंडिचर से। आगे चल के मैं बताऊंगा, रिसिप्ट में एक रिवेन्यू रिसिप्ट है और एक कैपिटल रिसिप्ट है।
और एक्सपेंडिचर में भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या होता है ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाओ बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट बजट के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया कि जो गवर्नमेंट बजट होता है ये मेरे प्यारे बच्चों हर लेवल पे बनाया जाता है। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, हमें यही पढ़ना है हमारे सिलेबस में। स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है एंड लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है। लोकल गवर्नमेंट मतलब एमसीडी, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह प्रिपेयर इट्स रिस्पेक्टिव एनुअल बजट। हाउएवर वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर स्टडी टू बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको और नाम से जाना जाता है यूनियन बजट। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? यूनियन बजट। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। अब देखो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का पर्पस क्या है आने वाले अपकमिंग ईयर में, उस उद्देश्य को, उस पर्पस को देखते हुए बेटे बजट को बनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट टॉपिक वही करेंगे। आगे देखो इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, देखो समझ लो पूरा प्रोसेस। जब बजट बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी बजट के मेंबर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के मेंबर्स होते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो मिलकर बजट बनाते हैं। और जब वो बजट बनाते हैं तो बेटे 10-15 दिन 20 दिन वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उससे पहले आपका बजट सर्वे, बजट आने से पहले बजट सर्वे भी आ जाता है। ठीक है बेटे, बजट सर्वे बेसिकली एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई एक बेटे डिटेल्ड रिपोर्ट कह लो आप। ठीक है, वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे मिल जाती है। ठीक है, उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि इस बार जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बजट में क्या क्या चीजें लेके आने वाली है। जो लोग बजट बनाते हैं उनका कांटेक्ट कट हो जाता है। जब बजट आने वाला होता है ना, उससे पहले उन लोगों का कांटेक्ट कट हो जाता है बिल्कुल, जो भी उस टीम में शामिल होते हैं। क्यों? इसलिए ताकि बजट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से वो लोग या उन लोगों के रिलेटिव्स, दोस्त, रिश्तेदार या उन जिन लोगों ने बजट बनाया उनसे जुड़े हुए लोग उस बजट का बेनिफिट ना उठा ले। ठीक है, इसलिए उनका बेटे बिल्कुल सिस्टम कांटेक्ट कट कर दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज, जब बजट बन जाता है तो फिर बेटे हलवा सेरेमनी होती है। देख सकते हैं आप, ये देख रहे हो, ये जो बजट के भाई मेंबर्स हैं, और ये आप देख रहे हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, और ये उस समय के उनके क्या कहते हैं उनके साथी बेटे अनुराग ठाकुर जी। और ये आपका सूजी का हलवा होता है, हलवा सेरेमनी होती है। ये भारतीय सभ्यता के अनुसार एक शुभ काम को करने के लिए जो कुछ मीठा हो जाए वही वाली एक रस्म है, जिसके अकॉर्डिंगली एक हलवा सेरेमनी होती है। यूजुअली बेटे फरवरी के अंदर बजट आपका आता है। देखते हैं, ऑन सच डेज एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। अच्छा एक ध्यान रखना, जो आपका बजट होता है जब आता है तो पहले तो क्या होता था, एक लेदर बैग लेके आया जाता था, ब्लैक कलर का बैग होता था, और उसको जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे वो मीडिया के सामने उसको इस तरीके से दिखाते थे, बजट होता था उस पे। लेकिन अब जो है वो बजट का नाम चेंज करके लेखांकन रख दिया गया है। भारतीय सभ्यता के अनुसार हिंदी का एक शब्द रख दिया गया दूसरा, लेकिन अभी भी बजट ही कहते हैं उसको, वैसे लेखांकन नाम हो गया है। अब उसको ना ब्लैक लेदर बैग में नहीं लेके लाया जाता, उसको बेटे अब एक लाल कलर के एक कपड़े में लेके आया जाता है, एनवलप बोल लो आप उसको, और उस पे अशोक जो चिन्ह है, अशोक स्तंभ है, वो होता है बेटे उस पे, और उसको फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं मीडिया के लोगों के सामने। पहले जो बजट होता है वो आपका लोअर हाउस में आता है, फिर उसके बाद अपर हाउस में, एंड देन फिर राष्ट्रपति उसको बेटे क्या करते हैं, पास कर देते हैं। तो देखते हैं यहां पर यही लिखा हुआ है, प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट बाय कन्वेंशन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ईच ईयर। पहले दिन, फरवरी का जो पहला दिन होता है उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो आपके बजट को प्रेजेंट करता है। द फाइनेंस मिनिस्टर रीड्स आउट द बजट स्पीच इन द लोकसभा, जो लोअर हाउस होता है। अ कॉप ऑफ यूनियन बजट इज लाइड इन द राज्यसभा
soon after its presentation in the Lok Sabha. राज्यसभा के बाद अपर हाउस में लोकसभा में जाता है. बजट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल. देखो बजट 1 फेब को आएगा, लेकिन ये आपका लागू होगा 1 अप्रैल से अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए. ठीक है बेटे, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग है. आगे देखो, एज द स्टार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल ईयर, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से. द बजट रिवील द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर. बजट ये है, आपको बताएगा कि लास्ट ईयर में आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही और आने वाले ईयर में आपकी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है. आगे देखो बेटे, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. बेटे ये देख लो आप, मैंने 100% इन एग्जाम बता दिया, इसको 100% इन एग्जाम बता दिया. ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे. सरकार क्या करती है, एनालाइज करती है जो सरकार के रिसोर्स है, टैक्स की फॉर्म में सरकार कलेक्ट कर रही है, उन रिसोर्सेज को सरकार रीएलोकेट करती है हर साल. सरकार देखती है कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको हमें प्रमोट करना है, जिसको हमें बढ़ाना है. सरकार वहां उन बिजनेस के अंदर लोगों को एनकरेज करने के लिए सब्सिडी देती है. वहीं दूसरी तरफ सरकार उन बिजनेसेस को भी आइडेंटिफाई करती है जो हैजार्डियस चीजों के अंदर डील कर रहे हैं, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, या ऐसी चीजें जिसको सरकार डीमोटिवेट करना चाह रही है. उन चीजों के ऊपर सरकार क्या कर देगी बेटे, हैवी टैक्स लगा देगी. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया आपको, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, या फिर मैं कहूं पेट्रोल या डीजल कार्स हो गई. सरकार चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करे, तो सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अपने पैसे में से, अपनी इनकम में से सब्सिडी देगी, अपने इनकम में से. वहीं दूसरी तरफ सरकार पेट्रोल और डीजल व्हीकल पर क्या करेगी बेटे, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगी. ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई. सरकार को लग रहा है कि भाई हमें खादी ग्राम उद्योग को प्रमोट करना है, तो सरकार खादी ग्राम उद्योग पे बिजनेसमैन्स को सब्सिडी देगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खादी ग्राम उद्योग के अंदर काम कर सके. ठीक है, एक और चीज, कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, ऐसे बिजनेसेस जिनके अंदर सरकार को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन सरकार को सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए उन बिजनेस को करना पड़ता है, डायरेक्ट अपनी इन्वॉल्वमेंट डालनी पड़ती है. प्रॉफिटेबल नहीं है वो बिजनेस, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन बिजनेसेस को नहीं करना चाहती. जैसे सैनिटेशन हो गया, साफ सफाई, जैसे वाटर सप्लाई हो गया. अब ये सैनिटेशन और वाटर सप्लाई में ह्यूज कैपिटल लगेगा, बहुत पैसा लगेगा और बहुत मैन पावर भी लगेगा. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसी इसेंशियल चीजें हैं और ऐसी जरूरी चीजें हैं कि जिसपे प्राइवेट कंपनियां बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकती, इसीलिए प्राइवेट कंपनियां इन कामों से दूर रहती है. तो क्या होता है, सरकार इन कामों को अपनी पर्सनल कैपेसिटी से करती है. ठीक हो गई बात. जैसे आपके इलाके में आपने देखा होगा एमसीडी कूड़ा उठाती है या दिल्ली जल बोर्ड पानी की सप्लाई करती है. ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटे, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1000% बेटे एग्जाम में आएगा. क्या कहता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब देखो सरकार इस तरीके से रीएलोकेट करेगी रिसोर्सेज को कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए रिसोर्सेज में और सोशल वेलफेयर भी हो जाए, दोनों चीजें बढ़िया हो जाएं. एंड सोशल पब्लिक वेलफेयर प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, पहला है बेटे टैक्स कंसेशन और सब्सिडी. सरकार क्या करेगी, ऐसे बिजनेसेस जिनको सरकार को प्रमोट करना है, ऐसे बिजनेसेस को टैक्स में छूट देगी और सरकार सब्सिडी देगी उनको मोटिवेट करने के लिए. देखो, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव कंसेशन, सब्सिडी एटसेट्रा टू प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देगी. दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, कई चीजों में सरकार डायरेक्ट प्रोडक्शन करेगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया. देयर आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक
activities which are not undertaken by the private sector like water supply, sanitation, irrigation, national defense etc. These are called public goods. ध्यान रखना बेटे, पब्लिक गुड्स पेपर में आ जाता है, पब्लिक गुड्स पेपर में आ जाता है। क्या होती है पब्लिक गुड्स? बेटे पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती है जिसपे कलेक्टिवली यूज किया जाता है, जिसको, है ना, जिसपे किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है। अगर मैं बात करूं, आपके पास लैपटॉप है तो ये प्राइवेट गुड्स है, लेकिन अगर आप दिल्ली मेट्रो देख रहे हो तो ये क्या है बेटे? पब्लिक गुड्स है, जिसको सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो पब्लिक गुड्स होती है बेटे ये सेपरेबल नहीं होती, समझ आ रही है बात, और इसमें इंडिविजुअलिटी नहीं होती, कोई एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर जैसे पार्क है बेटे, पार्क आपने देखे होंगे, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो पार्क्स जो हैं वो क्या है बेटे? पब्लिक गुड्स हैं। लेकिन आपकी अगर मोटरसाइकिल है तो वो क्या हो गई बेटे? प्राइवेट गुड्स हो गई। सच एक्टिविटीज आर नेसेसरली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए ये चीजें करना जरूरी है इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू रेज सोशल वेलफेयर, ताकि सोशल वेलफेयर को क्या करा जा सके? बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये इमेज से भी समझ में आ रहा होगा। सरकार क्या करती है बेटे? सब्सिडी देती है और डिफेंस के ऊपर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके खर्चा करती है। अगर दूसरा पॉइंट देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। बहुत बढ़िया भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो सरकार है, सरकार का अल्टीमेट गोल ये है इक्विटी, देश के अंदर इक्विटी रहे, अमीरों और गरीबों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो? कम हो। इसके लिए सरकार क्या करती है? बजट पॉलिसी के अंदर जो आपके रिच क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, इनकी इनकम के ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, जबकि जो गरीब लोग हैं वो भी बेसिक नेसेसिटीज को अचीव कर सके, इसके लिए सरकार उनको सब्सिडी देती है। उनके लिए सरकार क्या करती है? अलग अलग स्कीम्स लेके आती है, ताकि गरीब लोग भी बेसिक नेसेसिटीज, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड हो गया, इसके लिए बेटे उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट के अंदर विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि अमीरों और गरीबों के बीच में दूरी को कम किया जाए, और जो डिस्पैरिटीज है बिटवीन रिच एंड पुअर, उसको सरकार अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करके अचीव करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। अगर आप दुनिया की किसी भी इकोनॉमी की बात करें, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो लाइक अमेरिका, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो लाइक इंडिया, चाइना, चाहे वो बेटे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर इकोनॉमी के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटे? इनइक्वालिटी, जो इनकम की इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट एम to reduce such inequality of income and wealth through its budgetary policy। बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट ये उद्देश्य लेती है कि हम अपनी पॉलिसी के द्वारा इस इनइक्वालिटी को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे देखो, गवर्नमेंट एम टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर। कहता भाई अमीरों से तो टैक्स लेकर और गरीबों को क्या देकर बेटे? सब्सिडी देकर या फिर उनके ऊपर पैसा खर्च करके। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग होते हैं उनको फ्री सिलेंडर दिए जाते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके अलग अलग बेटे पिंक येलो कार्ड बने हुए हैं। इससे क्या होता है? गरीब लोगों को राशन मिलता है बेटे। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? आगे देखो, इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ द रिच एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, thus reducing inequality in the distribution of income। इस तरीके से सरकार क्या करती है? रिड्यूस करती है इनइक्वालिटी रिच और पुअर के बीच में। फिर तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बहुत बढ़िया भाई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसका मतलब क्या हो गया भाई? अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है। ठीक है बेटे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखेंगे कैसे होगा बेटे? AD इक्वल टू AS। ठीक है, यानी जो सरकार देश के अंदर कुल डिमांड है सभी लोगों की, उतनी सप्लाई होनी चाहिए। देश के अंदर बेटे सिचुएशन नहीं होनी चाहिए किसकी? इन्फ्लेशन यानी महंगाई की, और डिफ्लेशन यानी मंदी की।
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बेटे ये दो चीजें हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती। तो गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंगली और गवर्नमेंट बजट से सरकार ये एंश्योर करती है कि देश की अर्थव्यवस्था में, देश की इकोनॉमी में ज्यादा महंगाई ना हो जाए और ज्यादा मंदी ना हो जाए, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो जाए और डिफ्लेशन ज्यादा ना हो जाए, उस कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है सरकार। कैसे, समझो। इन केस अगर इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई ज्यादा, इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन एक्सेसिव मनी इकोनॉमी के अंदर जा चुका है, पैसा फालतू है इकोनॉमी में, ठीक है बेटे, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा लेकिन इकोनॉमी के अंदर पैसा जाता है। इस सिचुएशन के अंदर सरकार ये चाहेगी कि लोगों की परचेसिंग पावर को, खरीदने की क्षमता को कम कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार टैक्स लगा देगी इन्फ्लेशन की कंडीशन में, और जो सरकार के खर्चे हैं उन खर्चों को भी सरकार कम कर देगी, क्योंकि अगर सरकार खर्चे ज्यादा करेगी तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा, और इकोनॉमी में पैसा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे लोग, और ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो सरकार एक तो टैक्स बढ़ा देगी, दूसरा अपनी इनकम को कम कर, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। डिफ्लेशन की कंडीशन में सरकार को दिख रहा है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी है, तो इस कंडीशन के अंदर सरकार क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों, सरकार टैक्स को घटा देगी। सरकार चाहती है कि लोग खर्चा ज्यादा करें, जब लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, तो एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की क्या होता है बेटे, इनकम होता है। तो जब खर्चा ज्यादा होगा तो लोगों की इनकम भी ज्यादा होगी, इकोनॉमी में पैसा भी ज्यादा आएगा। और सरकार केवल टैक्स नहीं कम करेगी, सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा देगी, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बढ़ा देगी, तेजी से सरकार इकोनॉमी में पैसा डालेगी। इससे क्या होगा कि सरकार का खर्चा होगा तो लोगों की इनकम होगी और इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ते बढ़ते बेटे डिफ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ये सरकार अचीव कर पाती है अपने गवर्नमेंट बजट पॉलिसी से। देखते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेजर means absence of large scale fluctuations in prices। prices के अंदर बहुत ज्यादा fluctuations नहीं होनी चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। such fluctuations create uncertainties in the economy। अनिश्चितताएं बढ़ जाती है बेटे। uncertainty आप समझते होगे, यानी कोई भी चीज सर्टेन नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती है ना। कभी एकदम से चीजें महंगी हो जाएंगी, कभी एकदम से चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो बिजनेस करना इस प्रकार की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, फॉरेन कंपनीज एफडीआई लेकर नहीं आती। आगे देखो, गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दीज फ्लक्चुएशन थ्रू टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। अब देखो यहां पर आप देख सकते हो क्या है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर महंगाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, एग्रीगेट डिमांड एडी ज्यादा हो गई है किससे, एएस से, तब होता है आपका क्या बच्चों, इन्फ्लेशन। तब होता है आपका क्या, इन्फ्लेशन। हायर देन द एग्रीगेट सप्लाई, यानी डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, प्रोडक्शन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। ठीक है, यहां पर सरकार खुद का एक्सपेंडिचर कम करके और टैक्स बढ़ाकर जो ये डिमांड है बेटे उसको क्या कर सकती है, कम। दूसरा देखो, ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में क्या होगा, एडी कम हो जाएगा, एएस ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा लेकिन लोग खरीद नहीं रहे। खरीद क्यों नहीं रहे, क्योंकि खरीदने के लिए लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन, और सरकार टैक्स की क्या कर देगी, छूट कर देगी। अभी आपने सुना होगा कि सरकार ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या किया है भैया, तो आपके 4 जीएसटी स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 24%। तो अब सरकार क्या कर रही है, 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करेगी और केवल 5% और 18% का टैक्स स्लैब रह जाएगा। पिछले गवर्नमेंट बजट में आपने देखा होगा सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा खरीदें,
ज्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर बेटे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो LLCE लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज का और ज्यादा क्या होगा बेटे, इंक्रीज होगा। इसमें देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की GDP बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो इसीलिए सरकार ने क्या करा था, 12.5 लाख रुपए तक टैक्स को क्या कर दिया, नील कर दिया, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सके। और अब सरकार ने GST के अंदर भी बेटे कमी कर दी है, जो कि बहुत अच्छा कदम है, जिसके कारण लोगों की रियल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। देखते हैं तो इंक्रीज डिमांड, ठीक है बेटे। इन शॉर्ट पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट, सरप्लस बजट कब होगा, जब मेरे प्यारे बच्चों सरकार की रिसिप्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सरप्लस बजट जो है ना, मैं बता देता हूं यहां पर आपको, ऐसा रिसिप्ट ग्रेटर देन होगा किससे, एक्सपेंडिचर से। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन में सरकार को चाहिए सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट का मतलब क्या है, सरकार का रिसिप्ट कम होगा और एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन हेल्प मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी। ये जो बेटे मैंने बोला है ना, मैं वापस से इसको देखो दूसरे कलर के मार्कर से कर देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट कब होगा, इस कंडीशन में। डेफिसिट बजट कब होगा, इस कंडीशन में। सरप्लस बजट कब बनाना चाहिए सरकार को, इन्फ्लेशन की कंडीशन में। और डेफिसिट बजट बनाना चाहिए सरकार को डिफ्लेशन की कंडीशन में। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटे। आगे आ जाओ। फोर्थ है बेटे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बेसिकली बोले तो आम भाषा में सरकारी कंपनी, जैसे रेलवे है, जैसे LIC है, जैसे भारत पेट्रोलियम है, जैसे इंडियन ऑयल है, जैसे भारत गैस है, ये सारी सरकारी कंपनी है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो सरकारी कंपनी है तो इसका मैनेजमेंट कौन करेगी, सरकार करेगी। हर बंदा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स बजट बनाते नहीं बनाते भाई। ठीक इसी तरीके से सरकार भी बजट बनाएगी अपनी सरकारी कंपनियों के लिए, कि भाई किस कंपनी को हमने बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, किस कंपनी के अंदर, किस कंपनी से हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसको थोड़ा सा छोटा करना है, किस कंपनी के अंदर नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, कहां ब्रांचेस खोलनी है, कहां की ब्रांच बंद करना है। ये सारा फैसला कौन करता है, सरकार करती है। और सरकार करेगी तो चाहिए क्या, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो गवर्नमेंट बजट में इसके लिए फैसला होता है। आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी आपको दिख रही होगी, ये भारत पेट्रोलियम हो गया, BHEL हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड हो गया, नाल्को हो गया, MTNL इंडियन, ये सारी भारत सरकार की क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंपनियां हैं। तो देखते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, सरकारी कंपनी। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब है सरकारी कंपनी, स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज which are established and manage for social welfare of the public। ये किस लिए, बेसिकली सरकारी कंपनियों का उद्देश्य ये है कि प्राइस कंट्रोल रहे और सोशल वेलफेयर हो, समाज का कल्याण और इकोनॉमिक पुश मिले देश को। Budget is prepared with the objective of making various provision for managing public enterprise and providing them financial help। इनको financial help कौन देगा बेटे, ऑब्वियसली सरकार देगी अपने बजटरी पॉलिसी में। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है भाई, किसी भी देश की सरकार का पर्पस क्या होता है, किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है बेटे ग्रोथ, कि भाई हमारे देश के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़े, लैंड का, लेबर का, एंटरप्राइज का और कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उनकी कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़े गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी अपने बजट के अंदर पॉलिसीज बनाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज, इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब क्या है, देखो यहां से समझो, रियल जीडीपी का मतलब क्या है, यहां पर मैं बता देता हूं, इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू
टू प्रोडक्शन। बहुत बढ़िया भाई। प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ है बेटे, जीडीपी बढ़ी है। तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, दैट इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है। बजट कैन बी इफेक्टिव टूल टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री। बजट एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि देश की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन बढ़े। इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टैक्स रिबेट, टैक्स में छूट दे रही है, एंड अदर इंसेंटिव, और लालच दे रही है, फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स, इट कैन स्टिमुलेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। वाह भाई वाह, क्या लाइन है, मजा आ गया। ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि भाई सरकार अगर मेरे प्यारे बच्चों टैक्स में छूट देती है, इंसेंटिव देती है, लालच देती है अलग अलग अपनी पॉलिसी से कि भाई आपको अगर इस एरिया में आप फैक्ट्री लगाओगे तो आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, इस बैकवर्ड एरिया में अगर आप अपनी कंपनी सेट करोगे तो आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी, सस्ती दरों पर लैंड मिल जाएगी, टैक्स हॉलिडे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में छूट मिल जाएगी। आगे देखो, वेंचर्स और प्रोजेक्ट्स में इट कैन स्टिमुलेट सेविंग। एग्जाम्पल समझो, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो टैक्स पे करती हैं, 30% से घटाकर 25% कर दिया। तो 5% जो ये टैक्स कम मिल रहा है, इससे क्या होगा? कंपनियां सेव करेंगी, और सेव करेंगी तो आगे बेटे अलग अलग प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगी, प्लांट खरीदने पे, मशीनरी खरीदने पे, फर्नीचर खरीदने पे, लैंड खरीदने पे, लेबर्स को हायर करने पे। आई होप की चीजें समझ में आ रही है। इससे होगा क्या? जब LLCE में इन्वेस्ट कर दिया सरकार ने, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। दूसरा, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों हर वो चीज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी को पुश करती है, बढ़ाती है, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का होता है मेनली बेटे। एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। लेकिन एट द एंड बेटे अगर अच्छे स्कूल होंगे तो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे निकलेंगे, अच्छे कॉलेजेस होंगे तो बच्चे अच्छे स्किल्स लेकर निकलेंगे, और वो प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बढ़ाएंगे। ठीक इसी तरीके से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे बेटे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हाईवेज हो गए, सड़कें हो गई, रोड्स हो गया, फ्लाईओवर हो गया, पुल हो गया, ये जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जिम्मा किसका है? जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। बेटे अगर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बढ़िया सड़कें नहीं है, बढ़िया रोड नहीं है, बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, इंटरनेट सिस्टम अच्छा नहीं है, क्वालिटी ऑफ लेबर नहीं है, तो बेटे कोई भी कंपनी उस देश में काम करना चाहेगी या फिर उस देश के अंदर इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर सकती है? नहीं कर सकती। क्लियर हो रही है बात? इसीलिए कंपनी जो गवर्नमेंट होती है वो SEG स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है ताकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ मेजर फैक्टर that generate demand for different type of goods and services in an economy which induces का मतलब क्या? मोटिवेट करना ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर टू, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी क्या होती है बेटे? ग्रोथ होती है। However, before planning such expenditure, rebate and subsidies, गवर्नमेंट शुड चेक द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्स रेट। सही बात है, ये नहीं है कि सरकार आंख बंद करके बेटे रिबेट सब्सिडी देना स्टार्ट करेगी। सरकार पहले देखेगी इन्फ्लेशन का रेट क्या है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिबेट और सब्सिडी नहीं देगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा सरकार करेगी तो और ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। सरकार इन्फ्लेशन की कंडीशन में ये चाहती है कि भाई इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा ना जाए। ठीक है बेटे। ऑल्सो देयर मे बी द रिस्क ऑफ डेप्ट ट्रैप
इन लोन आर टू हाई टू द फाइनेंस द एक्सपेंडिचर। डेप्ट ट्रैप की भी सिचुएशन यहां पर बेटे बन जाती है। आगे देखेंगे बेटे बहुत बढ़िया, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय असमानताओं को बेटे कम करना है। क्षेत्रीय असमानताओं को क्या करना है? कम। आपको पता है भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज हैं भारत के अंदर। और अगर मैं बात करूं, कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा प्रॉस्पीरियस स्टेट्स हैं, बहुत अच्छा उनकी जीडीपी कर रही है, उनकी इकोनॉमी उन स्टेट्स की अच्छा कर रही है। वहीं ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं बेटे जो काफी ज्यादा फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीकर हैं और पिछड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेटे बिहार, झारखंड, ये कुछ राज्य ऐसे हैं, उड़ीसा हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो बेटे फाइनेंशियली क्या है? वीकर है। आ रही है बात समझ में? तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गवर्नमेंट बजट में उन पिछड़े हुए राज्यों का विशेष ध्यान दे। उनको अपने बजट के अंदर सरकार उन पिछड़े राज्यों को क्या दे बेटे? कुछ पैकेज अनाउंस कर दे, या फिर उनके लिए कोई अलग पॉलिसी ले आए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी ले आए, या फिर कंपनियों को उन राज्यों के अंदर जाने के लिए कोई स्पेशल रिबेट दे। ये सारी चीजें की जाती है। पिछला जो बजट है उसके अंदर आप देख सकते हैं, ये है बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ये है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, आपको पता होगा कि भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक स्टेट हुआ करता था, फिर ये दोनों अलग हो गए। तो आज की कंडीशन में तेलंगाना तो काफी अच्छा प्रॉस्पीरियस स्टेट है, लेकिन जो आपका आंध्र प्रदेश है ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश को पुश करने के लिए जो मोदी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, निर्मला सीतारमन है, इन्होंने विशेष पैकेजेस दिए हैं। ठीक इसी तरीके से बिहार को भी प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए, इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए भी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने विशेष क्या कहते हैं लोन भी दिए हैं और बेटे पैकेजेस भी दिए हैं। तो देखेंगे यहां पर द गवर्नमेंट बजट एम्स to reduce regional disparity, क्षेत्रीय समानता, through its taxation and expenditure policy for encouraging setting up the production unit in economical backward region। वही मैंने बताया, सरकार विशेष टैक्स में छूट देती है, अलग अलग प्रकार की छूट देती है, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बैकवर्ड एरियाज में जाकर, बिहार जैसे एरियाज में जाके, झारखंड जैसे एरिया में जाके, छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे क्षेत्रों में जाके अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEG। क्या होता है सर SEG? बेटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है, बहुत ह्यूमंगस एरिया होता है, जहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए आपको बेटे इंसेंटिव दिए जाते हैं। वहां पर इजीली आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, वहां पर लेबर्स के रहने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त होती है, उसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सबसे पहले ये 1981 में कहां आए थे बेटे? नन अदर देन चाइना। ठीक है, द बैकवर्ड रीजन टू प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटे। अच्छा, 7वां पॉइंट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, बजट का एक बड़ा उद्देश्य और पर्पस और ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि भाई बड़ी मात्रा के अंदर, राज्य के अंदर, देश के अंदर क्या किया जाए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए। इसके लिए सरकार बजट के अंदर विशेष फंड एलोकेट करती है। आपने बच्चों सुना होगा मनरेगा के बारे में। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर क्या होता है बेटे? 100 डेज का, ये दिख रहा होगा आपको, 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है सरकार के द्वारा कि साल में कम से कम 100 दिन का आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर काम नहीं मिलता तो आपको डेली बेसिस पे कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है बेटे, काम नहीं मिला तो भी आपको कंपनसेशन जरूर मिलेगा, सैलरी जरूर मिलेगी। तो देखते हैं, गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन अ वेरियस वे, अलग अलग तरीके से। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स,
लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, ब्रिज, एक्सपेंशन ऑफ रोड एटसेट्रा। अब देखो सरकार क्या कर रही है बेटे, रोड्स बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, डैम्स बना रही है, या फिर गैस की पाइपलाइन बिछा रही है। अभी पीछे दिल्ली के अंदर बेटे सड़कें बनी थी, या दिल्ली के अंदर गैस की पाइपलाइन बिछी थी। आपने बहुत सारी लेबर देखी होगी, आपने उनको पहली बार देखा था और आखिरी बार देखा था, अब आप उनको वापस से नहीं देखोगे, क्योंकि वो सारी मनरेगा लेबर्स थी। ठीक है बेटे, तो पूरे देश व्यापी अलग अलग जगह बेटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है बेटे, और वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बेटे मनरेगा लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है बेटे, एक तो लेबर को भी इनकम मिल जाती है, प्लस में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, क्रिएट जॉब फॉर अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वर्कर्स इन रूरल और अर्बन एरिया, गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइड जॉब थ्रू वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। जैसे मैंने बता दिया आपको, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, फिर SGSRY शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो गया, फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया, एटसेट्रा। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने पढ़ाया अभी तक बेटे, जितने भी आपको 7 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, 1000% चांस इन एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आपके पेपर में जरूर आएगा। अब देखो बच्चों, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स को ना हम डिटेल में समझ रहे हैं। ठीक है, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स को देखो, ये पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, देखो ये जो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स है बेटे, ये एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम प्रोस्पेक्ट से पेपर में आने की संभावना रहती है इसकी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने समझाया कि जो भाई पब्लिक गुड्स है, पब्लिक गुड्स ऐसी गुड्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है, और ये आम जनता के लिए होती है, आम लोगों के लिए होती है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? जबकि अगर मैं बात करूं बेटे किसकी, प्राइवेट गुड्स की, ये जो प्राइवेट गुड्स होती है, प्राइवेट गुड्स ये इंडिविजुअल की होती है, जिसके ऊपर केवल उसी का ही अधिकार होता है। क्लियर है? इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, ये वर्ड ध्यान रखो, कलेक्टिवली कंज्यूम्ड यानी मिलकर कंज्यूम करी जाती है। ठीक है बेटे, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंजॉइंग देयर बेनिफिट्स। हम किसी को ना मना नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने पार्क बनाया, तो आप किसी की एंट्री रोक नहीं सकते कि भाई तू इस पार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो पार्क जो है वो सभी के लिए है, कलेक्टिवली इस्तेमाल होगा। एंड वन पर्सन कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी टू अदर्स। ठीक है, जो अगर कोई एक, भाई पार्क में मान लो 10 बंदे चले गए, तो बेटे किसी और के लिए अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। या फिर मेट्रो के अंदर कोई व्यक्ति चला गया तो मेट्रो खत्म थोड़ी हो जाएगी बेटे। आगे देखो, द 2 मेन फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक गुड्स आर, पहला, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। ठीक है, जो पब्लिक गुड्स होती है ये नॉन राइवलरस होती है बेटे। इसका मतलब क्या है, द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल एंड आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसीडर अ पब्लिक पार्क, द बेनिफिट ऑफ पार्क विल बी अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, और तो जो दूसरा पॉइंट होता है, पहला पॉइंट तो था नॉन राइवलरियस का, जो सेकंड पॉइंट होता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटे, सेकंड पॉइंट ये रहा, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी पब्लिक गुड्स को आप किसी के लिए एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स देयर इज नो पॉसिबल वे टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ द गुड्स। ड्यू टू दिस रीजन पब्लिक गुड्स आर कॉल्ड नॉन एक्सक्लूडेबल। Even if some user do not pay, it is difficult to collect fees for the public goods. These non-paying users are known as free riders. ठीक है बेटे, एग्जाम्पल के तौर पर डीटीसी बस है। अब भाई डीटीसी बस के अंदर अगर आपने टिकट नहीं लिया, ठीक है, और चेकर ने आपको नहीं चेक किया, तो भी आप उस डीटीसी बस की सर्विस को एंजॉय कर रहे हो, भले ही आपने पे नहीं किया। इन्हें नॉन राइडर्स कहा जाता है। प्राइवेट गुड्स क्या होती है? प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स सर्विसेज हुज बेनिफिट accrue to people who pay for them. फॉर एग्जाम्पल, ये देखो चॉकलेट परचेज हो गया, ये सारी चीजें देख रहे हो आप, आपने लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, सोफा, स्मार्ट वॉच, ये सब क्या है बेटे? आपकी प्राइवेट गुड्स है। जबकि आप इंडियन आर्मी जो है हमारी,
प्यारी इंडियन आर्मी जो सेवाएं दे रही है, ये सब आपके लिए क्या है, पब्लिक गुड्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से समझेंगे क्या, कि जो बजट है बेटे, बजट है, अगर मैं गवर्नमेंट बजट की बात करूं तो इसके मुख्य मेन कंपोनेंट है बेटे दो। एक है बच्चों रिसिप्ट और दूसरा है बेटे एक्सपेंडिचर। एक बच्चों हमारे पास रिसिप्ट है, दूसरा एक्सपेंडिचर है। आप खुद सोचो, जब तक बेटे रिसिप्ट नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, तो एक्सपेंडिचर कैसे किया जाएगा? तो एक रिसिप्ट है और दूसरा एक्सपेंडिचर है। अगर रिसिप्ट के अंदर भी बात करी जाए तो दो तरीके की रिसिप्ट है। देखो, पैसा मिलना और इनकम होना, ये दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक जो है बच्चों, ये होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है बच्चों हमारी कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सरकार की जो कमाई होती है ना, कमाई, इनकम, इसे रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जबकि कैपिटल रिसिप्ट फिर सर क्या होती है? सरकार को प्राप्त तो हुआ है बेटे पैसा कैपिटल रिसिप्ट में, लेकिन ये सरकार की इनकम नहीं है, ये सरकार की इनकम नहीं है। इसमें ध्यान से समझना है बेटे, असेट सरकार की क्या हो जाएगी? कम, और क्या लाइबिलिटी क्या हो जाएगी सरकार की? बढ़ जाएगी। दोनों में से एक कंडीशन होगी। क्लियर हो गई बात? जबकि ये जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, ना तो असेट पे, नो इंपैक्ट ऑन असेट्स एंड लाइबिलिटी, सरकार की असेट और लाइबिलिटी पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? सरकार की लाइबिलिटी और असेट के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों? अब देखो, जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है बच्चों टैक्स रिसिप्ट, एक होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। ये पूरा मैं फ्लो चार्ट में वो चीजें लिख रहा हूं जो हमें आगे चैप्टर में पढ़नी है। सर टैक्स रिसिप्ट क्या होती है? टैक्स रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है, पहले टैक्स क्या होता है? ये कंपलसरी पेमेंट होती है जो सरकार को पे करनी है, आम जनता पे करेगी। ठीक है? और बिजनेसेस पे करेंगे। किसको पे करेंगे? सरकार को। क्लियर हो गई बात? ये कंपलसरी पेमेंट होती है। और नॉन टैक्स रिसिप्ट, ये भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे पेनल्टी हो गया, फाइन हो गया, एस्चीट्स हो गया, फॉरफीचर हो गया, ये स्पेशल असेसमेंट हो गया। ये क्या होती है बेटे? नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। ठीक? मेजॉरिटी इनकम जो होती है सरकार की टैक्स रिसिप्ट से होती है। और टैक्स रिसिप्ट भी बेटे फर्दर दो तरीके की होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसकी पेमेंट वही व्यक्ति करता है जिसके ऊपर उसकी लाइबिलिटी होती है। मान लो मेरे ऊपर इनकम टैक्स है, तो इसकी पेमेंट भी मैं ही करूंगा। इसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर थी? मेरे ऊपर। तो इसकी पेमेंट भी कौन करेगा बेटे? मैं करूंगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? वहीं अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स की, लाइबिलिटी किसी और पर्सन पे होती है लेकिन पेमेंट इसकी कोई और पर्सन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं चला गया कहां? हल्दीराम पे चला गया, वहां मैंने 1 किलो काजू कतली खरीद ली 1000 रुपए की, लेकिन उस 1000 रुपए पे मुझे 5% जीएसटी पे करना था। मैंने पेमेंट कर दी, मैंने पेमेंट करी है, तो पेमेंट मैंने करी है, लेकिन डिपॉजिट कौन करेगा? हल्दीराम डिपॉजिट करेगा किसके खाते में? सरकार के खाते में। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्लियर हो गई बात? तो आपको समझ में आ गया, रिवेन्यू रिसिप्ट में दो प्रकार की रिसिप्ट है, एक टैक्स रिसिप्ट है और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट है।
टैक्स रिसिप्ट में भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपका मुख्य तौर पर क्या हो गया, एक तो बोरोइंग हो जाएगा, यानी सरकार ने कर्जा ले लिया, वो आपका डोमेस्टिक कर्जा भी हो सकता है, इंटरनेशनल कर्जा भी हो सकता है, और एक आपका क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बोले तो विनिवेश, सरकार ने अपनी संपत्ति को बेच दिया। सरकार ने बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जापान से 15,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, तो ये बेटे कौन सी रिसिप्ट हुई? क्या ये सरकार की इनकम है? ना, ये सरकार की लाइबिलिटी है। रिसिप्ट तो हुआ है, पैसा तो आया है, पैसा तो आया है, लेकिन ये कौन सा पैसा है मेरे प्यारे बच्चों? ये पैसा आपका कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि सरकार की लाइबिलिटी बढ़ गई। एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया, एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया और सरकार के पास पैसा आ गया, तो सरकार के पास पैसा तो आया है, लेकिन एट द सेम टाइम सरकार की असेट्स क्या हो गई, कम हो गई। सरकार की जो कंपनी थी एयर इंडिया, वो अब सरकार की नहीं रही। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटे, कैपिटल रिसिप्ट। वहीं अगर बात करें बेटे एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो एक्सपेंडिचर भी बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सरकार का पैसा जा रहा है, डे टू डे की एक्टिविटी पे जा रहा है सरकार का पैसा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये बेसिकली सरकार का क्या होता है बच्चों, खर्चा होता है। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? ये सरकार का क्या होता है बच्चों, खर्चा होता है, क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ है सरकार के पास क्या बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार की ना तो असेट बढ़ती ना लायबिलिटी कम होती है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार की असेट्स जो है या तो बढ़ जाएगी, लायबिलिटी या तो कम हो जाएगी, दोनों में से एक होगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? आई होप कि आपको ये चीजें डिटेल में समझ आ गई होगी। आगे का जो कंप्लीट चैप्टर है वो यही है हमारा बेटे, यही हमें करना है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको बजट बताया, अभी पीछे मैंने बजट आपको डिटेल में बताया, फ्लो चार्ट मैंने बनाया जिसके अंदर मैंने बजट के अंदर रिसिप्ट्स को लिया और एक्सपेंडिचर को लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक फ्लो चार्ट बनाया जिसके अंदर केवल हम बजट रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बजट रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट जैसे मैंने फ्लो चार्ट में बता दिया था, दो तरीके की होती है बच्चों। एक होती है आपकी क्या, रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट, ये रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है बेटे, ये कमाई है, सरकार की इनकम है। क्लियर हो गई बात? ये सरकार की असेट्स को डिक्रीज नहीं करेगी और सरकार की लाइबिलिटी को नहीं बढ़ाएगी। जबकि दूसरी तरफ मैं क्या बात कर रहा हूं, किसकी, कैपिटल रिसिप्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरकार की कमाई नहीं है बेटे, ये सरकार की कमाई नहीं है, रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, बट इज नॉट इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ये सरकार की बेटे असेट्स को कम कर देगी या तो सरकार की लाइबिलिटी को बढ़ा देगी, या तो दोनों में से एक होगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गया? अब ध्यान से समझना, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया कि भाई सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया, सेल कर दिया। इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन सरकार के पास मोटा पैसा आया, लेकिन एट द सेम टाइम सरकार की जो कंपनी है वो बिक गई, सरकार की असेट्स कम हो गई। ये क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। सरकार ने जापान से 15,000 करोड़ रुपए ले लिए बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो बेटे एट द सेम टाइम सरकार के पास पैसा आया, लेकिन सरकार को वो रीपे करना है, लौटाना है, तो वो सरकार की क्या हो गई बेटे, लायबिलिटी। ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर है? लेकिन अगर आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, आप जीएसटी पे कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों सरकार की इनकम है, क्योंकि सरकार ने ये पैसा तो लिया लेकिन आपको कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि भाई हम आपको कोई स्पेसिफिक चीज देंगे। क्लियर हो गई बात? आपने इनकम टैक्स पे किया, मोटा इनकम टैक्स, अब आप सरकार से कह रहे हो कि ताजमहल हमारे नाम कर दो, अपनी संपत्ति, ये सड़क हमारे नाम कर दो, ऐसा नहीं होगा बेटे। क्लियर हो गई बात? तो सरकार की कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती पर्टिकुलर पर्सन के
तरफ। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो देखो रिवेन्यू रिसिप्ट भी दो तरीके की बताई थी मैंने, एक आपको बताई थी बेटे टैक्स रिवेन्यू और एक बताया था आपको नॉन टैक्स रिवेन्यू। बहुत बढ़िया। और टैक्स रिवेन्यू आपको पता है एक होता है बेटे डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे बेटे तो जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सारा आपका डायरेक्ट टैक्स है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे बेटे सबसे बड़ा तो इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, जीएसटी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका वेट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है आपका, और क्या होता है एक्साइज ड्यूटी होती है आपका, क्या होता है सर्विस टैक्स होता है। इस तरीके के टैक्सेस भी हैं। वैसे तो मेनली अब कुछ कुछ चीजों के ऊपर ये अदर टैक्स लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी तो जीएसटी ने ही मेरे प्यारे बच्चों सबको क्या कर दिया है, अपने अंदर समा लिया है, समअप कर दिया है। अब देखो नॉन टैक्स रिवेन्यू हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों सरकार क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सरकार मेरे प्यारे बच्चों दूसरे देशों की गवर्नमेंट को भी लोन देती है और उस पे जो ब्याज मिलता है ये इंटरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड डिविडेंड, जो सरकारी कंपनी है प्रॉफिट कमाती है वो हो गया बेटे प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ये सरकार की क्या कमाई है, लेकिन कौन सी कमाई है, रिवेन्यू रिसिप्ट है लेकिन नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट है। फीस, फीस होती है बेटे कई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम की फीस होती है आप लोगों को पता है, या फिर क्या कहते हैं और भी चीजें होती हैं, लाइसेंस फीस होती है। उसके बाद यहां पर लाइसेंस फीस आ गया, लोगों को लाइसेंस बनवाना है तो उसकी फीस होती है बेटे। फिर फाइन एंड पेनल्टीज हो गई, जैसे आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो लोग हेलमेट वगैरह नहीं पहन के जाते उनका चालान कट जाता है, वहां पर जो चार्जेस लिए जाते हैं वो भी सरकार की कमाई है, सरकार के खजाने में ही जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो है वो जनवरी के आसपास कहते हैं भाई हेलमेट जरूर पहन के जाना, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है हेलमेट जरूर पहन के जाना। क्यों, हर जगह पुलिस वाले हैं। क्यों, देखो सरकार ने ऑलरेडी बजट में बना दिया कि भाई इतना पैसा हमें चालान से चाहिए। अब दिसंबर जनवरी के आसपास अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और फिर गवर्नमेंट एनालाइज करेगी कि भाई हमें चालान से, फाइन से, पेनल्टीज से कितना पैसा आया। देखा अभी तो बहुत कम है तो टारगेट पूरा करना है, तो घर वाले कहते हैं ना, आपके पापा कहते होंगे टारगेट पूरा करना है भाई, पुलिस वालों को पकड़ रहे हैं, चालान काटेंगे काटेंगे। तो वो यही कारण है कि सरकार ने गवर्नमेंट बजट में उसको लिखा हुआ है कि फाइन पेनल्टी से इतना पैसा चाहिए। एस्चीट्स बेटे, एस्चीट्स क्या होता है, जो संपत्ति होती है, यदि कोई व्यक्ति है बेटे और वो अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं करके गया तो उस संपत्ति को सरकार अपने पास ले लेती है, वो सरकार की संपत्ति बन जाती है, उसे एस्चीट्स कहते हैं। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, सरकार को गिफ्ट भी मिलते हैं, ग्रांट्स भी ग्रांट्स मिल सकती है। ग्रांट बोले तो दान, दान मिल रहा है तो ये भी सरकार की क्या है, कमाई है, ठीक है। फॉर फीचर, सरकार ने जब्ती कर ली, ठीक है भाई मान लो सरकार ने आपके ऊपर चालान लगाया, आपकी गाड़ी जब्त कर ली, आप उसको जमा ही नहीं कर रहे हो, चालान दे ही नहीं रहे हो, तो सरकार आपकी गाड़ी को क्या कर देगी, नीलाम कर देगी। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो सरकार ने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया, हाईवे निकाल दिया, अब आपके घर की कीमत बढ़ गई है, अब घर की कीमत, मेट्रो बनाई वहां पर, आपके घर की कीमत बढ़ गई है। अब सरकार कहेगी भाई हमने इतना सारा पैसा खर्च किया है, अब आपको क्या है, ये जो घर की कीमत बढ़ी है इसमें से इतना % आपको हमें देना पड़ेगा। आपके मकान की कीमत बढ़ गई, ये तो पहले आपके मकान की कीमत, पहले भी आपका मकान था, अब भी मकान है, लेकिन ये तो हमने हाईवे बनाया, हमने मेट्रो बनवाई, इस वजह से आपके मकान की कीमत बढ़ी है, अदरवाइज तो इसकी कीमत कम थी। तो जितनी भी कीमत बढ़ी है उसका एक सर्टेन % आपको हमें देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी सरकार की कमाई होती है। वहीं कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, देखो इन सब चीजों में, यहां जो रिवेन्यू रिसिप्ट में इस किसी भी चीज में सरकार की या तो असेट नहीं घटेगी या लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। जबकि कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग, बोरोइंग यानी सरकार ने लोन ले लिया, रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या, सरकार ने लोन दे रखा था, सरकार को मिल गया, सरकार को मिल गया तो सरकार की असेट्स क्या हो गई, कम हो गई। जिसको सरकार ने लोन दे रखा था उसने सरकार को प्रॉमिस दिया था कि आपको हम पैसा दे देंगे, उसने पैसा दे दिया तो सरकार की क्या हो गई, असेट कम हो गई। और अदर रिसिप्ट के अंदर वही मैंने बता दिया क्या आ जाएगा बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट्स ETC। क्लियर हो गई बात? चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आ जाओ जरा। तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है बेटे, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर लिख दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट विच नाइदर ना तो क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ना तो लाइबिलिटी, नोर कॉजेज एनी रिडक्शन इन असेट, या ना तो असेट के अंदर कमी और ना ही लाइबिलिटी के अंदर वृद्धि करेगी, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट।
दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। रेगुलर है और रिकरिंग इन नेचर है, बार बार होगा। सरकार को आपने एक बार टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स, अब क्या जिंदगी भर नहीं दोगे? अगले साल भी देना है। अगर जीएसटी एक महीने का कंपनी ने जमा करा दिया, अगले महीने नहीं, अगले महीने भी कराना है। रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार होता है। ठीक है बेटे, आगे गवर्नमेंट रिसीव देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है? ये सरकार की कमाई है, इनकम है। मैं इसको बोल दूं इंग्लिश में, इनकम है। ठीक है, अब अ रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग इसेंशियल कंडीशन। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया जो मैं बार बार बता रहा हूं। एक रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट तब मानी जाएगी जब वो कंडीशन पूरी करेगी। क्या? द रिसिप्ट मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी, नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स लिविड बाई द गवर्नमेंट, लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, आर रेवेन्यू रिसिप्ट एज दे डू नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी हाउएवर एनी अमाउंट बोरोड बाई द गवर्नमेंट। लेकिन अगर सरकार ने कोई अमाउंट लोन ले लिया है, नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट एज इट इज कॉज एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सरकार की बढ़ा देती है इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, क्योंकि सरकार ने कर्जा लिया तो उसको चुकाना भी पड़ेगा, लौटाना भी पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये बेटे देखो, पहली कंडीशन हो गई थी, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, द रिसिप्ट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन असेट। असेट सरकार की क्या ना करे बेटे? कम ना करे। फॉर एग्जाम्पल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, सरकारी कंपनी का हिस्सा बेच दिया सरकार ने, शेयर बेच दिया, इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट। ये रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। क्योंकि मैंने एयर इंडिया वाला एग्जांपल लिया, क्योंकि सरकार की क्या कम हो गई है बेटे? असेट कम हो गई है। ठीक है, इट लीड्स टू रिडक्शन इन असेट। असेट को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की गवर्नमेंट। इसको देखो, आपने बढ़िया डायग्राम से बनाया हुआ यहां पर। रिवेन्यू रिसिप्ट कब होएगी? देखो, नाइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी ना तो बढ़ रही हो, नोर रिड्यूस एनी असेट, ना तो असेट घट रही हो, सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो, सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। टू सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, पहला होता है टैक्स रिवेन्यू और दूसरा होता है बच्चों नॉन टैक्स रिवेन्यू। ध्यान रखना, टैक्स रिवेन्यू वो होता है जो सरकार जनता से टैक्स की फॉर्म में लेती है। टैक्स कितने टाइप के? दो टाइप के, एक हो गया डायरेक्ट, हो गया इनडायरेक्ट। दूसरा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है सरकार का, वो क्या है? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। ऐसी कमाई जो रिवेन्यू रिसिप्ट तो है लेकिन टैक्स से नहीं आई है। मेजॉरिटी जो सरकार का हिस्सा है, वो मेजॉरिटी इनकम सरकार की टैक्स रिवेन्यू से आती है, और जो माइनॉरिटी हिस्सा है वो सरकार का नॉन टैक्स रिवेन्यू से आता है। क्लियर हो गई बात? और नॉन टैक्स रिवेन्यू के 7 से 8 एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगा, पीछे मैंने बता दिया स्लाइड में। अब देखो फटाफट इसको देखते हैं। टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? देख सकते हैं भैया, सरकार डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। टैक्स रिवेन्यू कहते हैं, टैक्स रिवेन्यू रेफर टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो सरकार ड्यूटी और टैक्स लगाती है किसके ऊपर? लोगों पे। टैक्स इज आ यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड। आप केवल सरकार को दोगे, बदले में सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी है कि सरकार आपको कुछ देगी। बच्चे कह रहे सर वैसे भी उम्मीद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। ठीक है, सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी, सरकार सोसाइटी का डेवलपमेंट करेगी, लेकिन आप डायरेक्ट बेनिफिट की उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई मैंने सरकार को इनकम टैक्स दिया, अब इस सड़क का नाम मेरा हो गया, इस सड़क पे केवल मैं कार चलाऊंगा। सरकार को मैंने कॉर्पोरेट टैक्स दिया, अब सरकार ने पार्क बनवा दिया, इस पार्क से केवल मैं ऑक्सीजन लूंगा, मैं घूमूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आगे देखो, इट मींस देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस। क्या? टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट, ये ध्यान रखना। नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट, कोई मना नहीं कर सकता, चाहे कंपनी हो चाहे हाउस होल्ड हो। टैक्स रिसिप्ट आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंट्री। कॉमन बेनिफिट के लिए बेटे सरकार कॉमन बेनिफिट के लिए क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों? इस पैसे को खर्च करेगी। कोई आप ये सोचो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं। टैक्स
दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मैंने बता दिया, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। आगे देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटे। देखो सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स, मुझ पे मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा, मेरी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है, पे भी मैं ही करूंगा, ठीक हो गई बात। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, लायबिलिटी भी मेरी थी, पेमेंट भी मैंने करी। अब क्या हुआ, हल्दीराम से मैंने कोई सामान लिया, 5% का उस पर जीएसटी है, पे मैंने किया है, लेकिन लायबिलिटी किसके ऊपर है, हल्दीराम के ऊपर, हल्दीराम उसको जमा कराएगा। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। तो देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स रेफर टू टैक्स दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब आप और हम, हाउस होल्ड, एंड कंपनीज, कंपनीज आप जानते हो, एंड देयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन और एंटिटी। क्लियर है, जैसे रिलायंस जियो का कॉर्पोरेट टैक्स केवल रिलायंस जियो पे करेगी बेटे, रिलायंस रिफाइनरी नहीं पे करेगी, रिलायंस रिफाइनरी का कॉर्पोरेट टैक्स अलग होगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। रिलायंस इंडस्ट्री की 8-9 जो कंपनियां हैं, सारी 8-9 कंपनियों का जो भी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स बनेगा, वो सब अलग अलग पे करेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। दे आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, कंपनीज पे और इंडिविजुअल पे लगता है, एंड देयर मॉनेटरी बर्डन इज बोर्न बाय दोज ऑन हुम दे आर लिविड, उन्हीं के द्वारा पे किया जाएगा जिनके ऊपर ये टैक्स बर्डन आया है। ठीक है, द लाइबिलिटी टू पे द टैक्स इंपैक्ट एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स इंसिडेंस, यह ध्यान रखना, इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों आर ऑन द सेम पर्सन, दोनों सेम पर्सन पे होगा। दैट इज इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, ठीक है, किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दे डायरेक्टली अफेक्ट द इनकम लेवल एंड परचेसिंग पावर ऑफ पीपल, ये डायरेक्टली उस व्यक्ति की परचेसिंग पावर को या उस कंपनी की सेविंग क्षमता को, सेविंग कैपेसिटी को इंपैक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात, आगे देखो। एंड हेल्प टू चेंज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो लोगों की परचेसिंग पावर ही क्या हो गई है बेटे, इंपैक्ट हो गई है। देखो टैक्स अगर कम कर दिया तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, टैक्स अगर घटा दिया तो परचेसिंग पावर क्या, टैक्स अगर बढ़ा दिया तो परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर हो गई बात, ध्यान से समझो। अब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, इससे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बोले तो लोगों के खर्च करने की कैपेसिटी इंपैक्ट होगी। क्लियर हो रही है बात, बहुत बढ़िया। आगे देखो जरा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने बता दिया, आप लोगों को समझा दिया। एग्जांपल इसका जीएसटी है। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन एंटिटी, देयर मॉनेटरी बर्डन इज अल्टीमेटली बॉर्न बाय द फाइनल यूजर ऑफ गुड्स। बस ध्यान रखना, फाइनल यूजर, फाइनल यूजर को मैं लिख दूं यहां पर, ये हाउस होल्ड, बस खत्म। हाउस होल्ड को इसका बर्डन झेलना पड़ता है बेटे। क्लियर है, हाउस होल्ड इसे पे करता है। एंड सर्विसेज रेदर देन द पर्सन होम द टैक्स इज लिविड, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान रखना, जीएसटी पे आप कर रहे हो, हर चीज पे आप, सुई से लेकर बेटे फ्रिज, एसी, मशीनरी, कुछ भी खरीदोगे, हर चीज पे आप टैक्स पे कर रहे हो, जीएसटी, लेकिन उसकी लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। लाइबिलिटी किसके ऊपर है, दुकानदार के ऊपर है जिसने वो बेचा। हल्दीराम से आपने मिठाई खरीदी है, टैक्स जीएसटी का आपने पे किया, लेकिन वो डिपॉजिट किसको करना है, हल्दीराम को डिपॉजिट करना है, किसके खाते में, सरकार के खाते में। दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, द लाइबिलिटी पे द टैक्स इंपैक्ट एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स, यानी इंसिडेंस, ये दोनों क्या होता है बेटे, डिफरेंट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड, इनडायरेक्ट टैक्स are compulsory payment but they can be avoided by not entering into those transaction which call for such taxes। आप उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर में सेव टैक्सेस बाई परचेसिंग खादी ग्राम उद्योग आइटम एज देयर इज अ नो इनडायरेक्ट टैक्स ऑन खादी आइटम्स। कई सारी चीजें ऐसी है जिसको सरकार मोटिवेट करना चाहती है, जिसके प्रोडक्शन को मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो ऑब्जेक्टिव था सरकार का, उसमें
कई सारी चीजें ऐसी होती है जिस पे सरकार टैक्स नहीं लगाती। अगर आप उन चीजों को खरीदोगे तो भाई आप इनडायरेक्ट टैक्स से पे करने से बच जाओगे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? लेकिन मैंने कई चीजें ऐसी भी बताई थी जो हैजार्डियस नेचर की होती है, जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती है, जो सिनिंग नेचर की होती है, ऐसी चीजों के ऊपर सरकार ज्यादा टैक्स लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। हाउ टू क्लासीफाई अ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने बता दिया बेटे कि अगर आप कैन नॉट शिफ्ट नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये नहीं हो गई? लेकिन यदि अगर आप क्या कर सकते हो, बर्डन कैन बी शिफ्ट किया जा सकता है, ये क्या हो गया बेटे, आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। समझ आ गई बात? जैसे मैंने बताया आपको कि अगर इनकम टैक्स मेरे ऊपर लगा है तो लायबिलिटी भी मेरे ऊपर है और पेमेंट भी मैं करूंगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है भाई, पेमेंट मैंने करी है लेकिन लायबिलिटी किस पे है, हल्दीराम पे है। बहुत बढ़िया भाई, आगे देखते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये आप लोग बेटे पढ़ लेंगे। यहां पर क्या आएगा, मीनिंग आएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मीनिंग। तो मीनिंग आप एक बारी देख लेंगे। डायरेक्ट टैक्स आर लिविड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स लिविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगती है और उसको जो भी खरीदेगा फाइनल कंज्यूमर, उसके ऊपर बर्डन आएगा उसका। शिफ्ट ऑफ बर्डन, तो भाई डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। नेचर, दे आर जर्नली प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे। देखो क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर। इंडिया के अंदर देखो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं और प्रपोर्शनेट नेचर होते हैं। सर समझा दो इसको थोड़ा सा। इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स है ये प्रोग्रेसिव नेचर है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे भाई मान लो 12.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, 15 लाख है तो 10%, 20 लाख हो गई तो 15% हो गया, 30 लाख हो गई तो 20% हो गया। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों प्रोग्रेस, जैसे इनकम का प्रोग्रेस होगा वैसे टैक्स के रेट का भी प्रोग्रेस होगा। ठीक है, जबकि एक होता है रिग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स। जैसे आप अमेरिका में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, यूरोप में, तो वहां पर क्या होता है, जितनी ज्यादा इनकम है उतना कम टैक्स का रेट होगा। ठीक है, और जैसे जैसे कम होती जाएगी इनकम वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट क्या होता है, बढ़ता जाएगा। इससे क्या होता है बेटे, वहां पर लोग अपनी इनकम को ज्यादा डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री के अंदर क्या होता है, लोग अपनी इनकम को छुपा लेते हैं। ठीक है, कि भाई कहीं मैं दूसरे हायर स्लैब में ना चला जाऊं। जबकि जो रिग्रेसिव होता है वहां पर क्या होता है, लोग अपने अगर एक हायर इनकम लेवल पे हैं तो वो क्या करेंगे बेटे, जैसे अगर लोअर लेवल इनकम है तो हायर लेवल इनकम लेवल पे जाने जाएंगे ताकि उनका जो टैक्स है वो कम लगे। क्लियर हो गई बात? और एक प्रपोर्शनेट होता है, मतलब इतनी इनकम होगी तो इतना % टैक्स, इतनी इनकम होगी तो इतना % टैक्स लगेगा। क्लियर है, प्रपोर्शन के हिसाब से। ठीक है, तो कह रहा है प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज टैक्स रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम लेवल एंड टैक्स पेयर्स। दे आर जर्नली प्रपोर्शनल होते हैं बेटे। मैंने बता दिया आप लोगों को प्रपोर्शनल। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है बेटे, 5% है, 12% है, 18% और 28% जीएसटी का रेट है। तो कैटेगरीज में फिक्स है भाई, ये कैटेगरी है तो इस पे 5%, ये कैटेगरी है तो 18%, ये कैटेगरी है तो लग्जरी आइटम है या सिन वाली आइटम है 28%। अब सरकार उसको रिफॉर्म करके बेटे 2 ही कैटेगरी लेके आ रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी और उसमें प्रपोजल पास हो जाएगा कि केवल अब 5% और 12%, 18% का ही टैक्स रेट रहेगा जीएसटी में। और कवरेज की बात करें, दे आर लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। भाई सभी लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते क्योंकि सभी लोगों का इनकम लेवल उतना नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सारे ही लोग पे करते हैं, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप रूरल एरिया में, चाहे आप अर्बन एरिया में हो। अगर कोई व्यक्ति गुड्स और सर्विस खरीदेगा उसको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे आ जाओ। ठीक है बेटे, क्या कह रहा है, आइटम कैटेगराइज। अब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। आइटम कैटेगराइज एज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बताना है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है बेटे, कंपनीज के द्वारा आपने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, कंपनीज के द्वारा जो प्रॉफिट पे टैक्स पे किया जाता है, प्रॉफिट पे, इसे क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये डायरेक्ट हो गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इनकम टैक्स क्या होता है बेटे, डायरेक्ट टैक्स होता है। और कैपिटल गेन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स, मैं बता देता हूं एग्जांपल के तौर पर। अगर मान लो मेरे पास एक कार है और उस कार की कीमत आज मार्केट के अंदर, आज की मतलब बुक वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 5 लाख की है, लेकिन मैंने जब उसको बेचा तो वो 8 लाख रुपए पे मैंने बेच दी, तो 3 लाख रुपए का उस पर मुझे क्या हो गया बेटे, टैक्स हो गया।
ओ सॉरी 3 लाख रुपए का क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। अब मैं कह रहा हूं वाह भाई मजा आ गया, 5 लाख की गाड़ी 8 लाख में बेच दी। उधर से मोदी जी मित्रों टैक्स फ्लैट 30% कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो बेटे प्रॉफिट किसको हुआ था, मुझे हुआ था, तो टैक्स भी मुझे किसे पे करना है, मुझे ही पे करना है, मेरे पापा नहीं पे करेंगे, मैं ही पे करूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, एक तो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, देखो रिसीव्ड ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है टू स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड द जनरल पब्लिक, आम जनता को सरकार ने लोन दिया है। आप कहोगे एक मिनट, जनता आम जनता को भी लोन देती है, बिल्कुल लोन देती है। जब कोई आपदा जैसी सिचुएशन आ जाए बेटे, जैसे कोविड के बाद सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया लोगों को, ठीक है, 6% के ब्याज पे, तो वो जो लोग ब्याज देंगे वो सरकार को मिलेगा। आप कहोगे सर बैंक नहीं, बैंक के थ्रू देती है, लेकिन वो बैंक नहीं देते, बैंक अलग देते हैं, कमर्शियल बैंक अलग देते हैं, लेकिन सरकार केवल आपदा इमरजेंसी की सिचुएशन में देती है। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ये दिख रहा होगा बेटे, LIC को प्रॉफिट हुआ, BHEL का प्रॉफिट हुआ, भेल कहते हैं इसको। ये जो प्रॉफिट है ये सरकार की इनकम है। कहता है अर्निंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसे क्या कहता है, PSU, यानी सरकारी कंपनी लाइक इंडियन रेलवे, LIC, भेल एटसेट्रा, एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी। भारत सरकार ने मेरे प्यारे बच्चों कई कंपनीज के अंदर क्या किया हुआ, अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे मारुति सुजुकी कंपनी है, उसमें भी कुछ स्टेक है भारत का। टाइटन कंपनी है भारत सरकार का, उसमें भी कुछ स्टेक है। क्लियर हो गई बात। हम सोचते हैं ये प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी है, लेकिन स्टेक शेयर कुछ है भारत सरकार का इसमें। आगे आ जाओ, फीस क्या होता है, तीसरा पॉइंट है चार्जेस इम्पोज्ड टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विस प्रोवाइडेड। कोर्ट फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, इंपोर्ट फीस हो गई, एग्जाम फीस हो गई। ठीक है बेटे, आप CBSE का एग्जाम देते हो, बोर्ड का पेपर दिया होगा आपने, इस बार भी आप दे रहे होगे, आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, 2500-3000 रुपए लिए होंगे आपसे फीस। वो फीस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सरकार की कमाई है। ठीक है, आगे देखो लाइसेंस फीस क्या होती है, आप लोगों को 4th पॉइंट आ गया, लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस क्या होती है, देखो पेमेंट चार्ज फॉर ग्रांटिंग परमिशन, एग्जाम्पल गन लाइसेंस, नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल आपने देखे होंगे, पीली नंबर प्लेट होती है ना, एक तो व्हाइट कलर की नंबर प्लेट होती है, एक पीली नंबर प्लेट। पीली नंबर प्लेट लेने के लिए, यानी पैन इंडिया कहीं पर भी आप अपनी कार लेके जा सकते हो, उसके लिए आपको ज्यादा पैसा पे करना होता है सरकार को लाइसेंस लेने के लिए। फिर फाइन एंड पेनल्टीज मैंने बता दिया। ठीक है, वो आपने सुना होगा ना, मीम देखा होगा, लाइसेंस, वो हेलमेट, एक तो हेलमेट होता है, और क्या कहते हैं, एक हेलमेट क्या होता है, नोट, 200 रुपए का नोट हेलमेट होता है। ठीक है बेटे, तो फाइन एंड पेनल्टीज दे रेफर टू दोज पेमेंट विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर, जिन्होंने कानून तोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल फाइन फॉर जंपिंग अ रेड लाइट, और पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने टैक्स नहीं पे किया टाइम पे तो भी आप पे पेनल्टी लगेगी। फाइन आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेस एज दे फॉर्मर इज लिविड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। देखो कई बच्चे से फाइन और पेनल्टीज को टैक्स नहीं, टैक्स अलग होता है और फाइन एंड पेनल्टीज अलग होती है। टैक्स क्या होता है बेटे, वो कंपलसरी पेमेंट होता है, जबकि फाइन एंड पेनल्टीज उसी बंदे पे लगेगी, उसी इंसान पे लगेगी जिसने कानून को तोड़ा है, लॉ ब्रेक किया। आगे आ जाओ जरा, एस्चीट्स मैंने बता दिया। एस्चीट्स क्या होता है, इट रेफर टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट टू ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल। अपनी संपत्ति नहीं छोड़ के गया बंदा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई तो सरकार क्या कहेगी, जब्त कर लो इसको, ये ले लो, ये सरकार की संपत्ति हो गई अब। ठीक है बेटे, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, ठीक है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट रिसीव गिफ्ट एंड ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम इंडिविजुअल एंड कंपनीज ऑल्सो वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से गिफ्ट मनी to the government. Such gift are not fixed source of revenue. कभी दे फिक्स नहीं है, कभी मिल गया कभी नहीं मिला। and are giving during national crisis such as war, flood etc. अभी बेटे 2015 में ना नेपाल के अंदर बहुत भयंकर क्या आ गया था बेटे, अर्थक्वेक आ गया था। उस समय पूरी दुनिया ने नेपाल की सहायता करी थी, उनको ग्रांट्स दिए थे, दान वगैरह दिया था। अभी पीछे क्या हुआ था, आपका टर्की के अंदर भी आ गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ अनाज वगैरह भेजा था। पाकिस्तान में भी पीछे बेटे बड़ी भयंकर बाढ़ आ गई थी, तो भारत सरकार ने अपनी जो क्या कहते थे, देखो दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन ह्यूमन एक जो ग्राउंड होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है, उसके आधार पर सरकार ने
हमारी भारत सरकार ने कुछ अनाज वगैरह की जो है ना पेशकश रखी थी पाकिस्तान को। आगे देखो, फोर फीचर यानी जब्ती, दीज आर in the form of penalties which are imposed by the court। सरकार ने भाई आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई, अगर उस पेनल्टी को आप पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा बेटे, कोर्ट ना ऑर्डर देगी कि भाई इस चीज को क्या कर लो, जब्त कर लो। कोर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस, ना मानने पे, ऑफ ऑर्डर और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। और स्पेशल असेसमेंट मैंने बता दिया बेटे क्या होता है स्पेशल असेसमेंट, इट रेफर टू द payment made by owner of those properties whose value has been appreciated due to the development activity of the government। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सरकार ने फ्लाईओवर बनवा दिए, सरकार ने मान लो मेट्रो निकलवा दिया आपके घर के आगे से, मेट्रो तो सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन आपका घर वहां पर था, तो आपके घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सरकार कहेगी कि भाई हमने खर्चा किया है, हमने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया, इस वजह से आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़े हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट आपको हमें देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी नियर अ मेट्रो स्टेशन हैज इंक्रीज्ड, देन अ part of development expenditure is recovered from the owner of such property in form of special assessment। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, बहुत बढ़िया। तो ये शीट्स देख रहे हो, इस एग्जांपल से सरकार ने क्या करा भाई, ये जो प्रॉपर्टी है ये ले ली, और पीछे आपको दिख रहा होगा। आगे देखते हैं, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, मीनिंग सबसे पहले देख लेंगे भाई। टैक्स रिवेन्यू रेफर टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। नॉन टैक्स क्या होता है, रेफर टू द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स अदर देन टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट को छोड़ के। नेचर क्या होता है, इट इज कंपलसरी पेमेंट होती है इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जबकि ये इट इज नॉट कंपलसरी पेमेंट, इट इज बिकम ऑब्लिगेटरी ओनली व्हेन द सर्विस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट आर अवेल्ड। अगर भाई आप एक बात बताओ, आपने 12th क्लास का सीबीएसई का पेपर दिया ही नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन थोड़ी कराओगे। आप 11th क्लास में हो, आप रजिस्ट्रेशन थोड़ी कराओगे, तो आप पैसा नहीं दोगे, कंपलसरी नहीं है। जबकि अगर आप चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप काम करते हो या नहीं करते, अगर आप कोई सामान खरीदोगे तो आपको सरकार को जीएसटी पे करना पड़ेगा। बेनिफिट, नो डायरेक्ट बेनिफिट इज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ टैक्स पेड। अब यहां पर इट इज अ पेड एक्सचेंज ऑफ सर्विस रिसीव्ड। और देखो यहां पर तो जो ये नॉन टैक्स रिवेन्यू है इसलिए पे किया गया ना बेटे, आपने लाइसेंस लिया है, आपने पासपोर्ट बनवाया है, ठीक है, तो आपने एक सर्विस ली है सरकार से। आप 12th क्लास का एग्जाम दोगे, बोर्ड का एग्जाम दोगे, आप सर्विस ले रहे हो, इसलिए आपने ये पे किया है। क्लियर है। और एग्जांपल देख लो, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट डिविडेंड फीस एटसेट्रा। आगे आ जाते हैं बेटे फटाफट। कैपिटल रिसिप्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कैपिटल रिसिप्ट, कोई भी चीज कैपिटल रिसिप्ट कब है, आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी बढ़ा दे, या तो रिड्यूस असेट, या तो असेट कम हो जाए, सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन को आपने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक है बेटे। आगे देखो, कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन रूटीन नेचर। ये बेटे जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, क्या आप बताओ मुझे, सरकार सरकारी स्कूल बनवा रही है, क्या डेली बनवाएगी? नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल तो डेली चलेंगे, तो जो टीचर्स को सैलरी मिल रही है ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर जो सरकारी स्कूल बन रहा है तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक हो गई बात। लेकिन अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर टैक्स सरकार डेली बेसिस पे कलेक्ट करती है मेरे प्यारे बच्चों, जबकि अगर मैं बात करूं लोन सरकार ले रही है किसी से, या एयर इंडिया की कंपनी बेच रही है, सरकारी कंपनी बेच रही है, डेली बेसिस पे नहीं किया जाता। तो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे नहीं होती है। तो देखेंगे कहता है कैपिटल रिसिप्ट सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है देखो, द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, या तो लायबिलिटी क्रिएट करे, एग्जांपल बोरोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट एज दे लीड टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हाउएवर टैक्स रिसीव इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट एज इट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तीसरा, द रिसिप्ट मस्ट कॉज डिक्रीज इन द असेट, असेट को क्या कर दे, घटा दे। एग्जांपल क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, सरकार ने अपनी कंपनी के शेयर बेच दिए, तो इससे क्या होगा बेटे, सरकार की असेट्स क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी। आगे देखते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहला तो बेटे बोरोइंग, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, वर्ल्ड बैंक से सरकार ने बोरोइंग कर ली, या किसान विकास पत्र
ये सरकार ने क्या कर दिया बेटे, अपना जारी कर दिया किसान विकास पत्र, यानी सिक्योरिटी जारी कर दी, या फिर सरकार ने देख रहा होगा एयर इंडिया को बेच दिया, अपनी कंपनी को बेच दिया। ठीक है, तो देखो फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर, एग्जांपल ओपन मार्केट बोरोइंग्स, ये दिख रहा है किसान विकास पत्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लेते हैं, फॉरेन लोन ले लेते हैं यूएसए, इंग्लैंड एटसेट्रा से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से आपने लोन ले लिया। जब 1991 में इंडिया को क्राइसिस हुआ था तो इंडिया ने मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग टर्म लोन लिए थे वर्ल्ड बैंक से और शॉर्ट टर्म लोन लिए थे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? टाइम टू टाइम एक देश दूसरे देश से चीजों के लिए, जरूरतों के लिए लोन लेता रहता है, इस ये भी क्या है बेटे, बोरोइंग है। और इवन दो अगर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर पूरा नहीं कर पा रहे तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी नई करेंसी प्रिंट करवा के लोन लेते हैं। अच्छा, रिकवरी ऑफ लोन, आपने लोन दिए थे, किसको दिए थे? स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ग्रांट लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। रिकवरी ऑफ सच लोन, यानी उनसे ले लिया आपने लोन, कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर है, क्योंकि इट रिड्यूस द असेट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की असेट कम होती है। अदर रिसिप्ट में देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको येलो मार्कर से लिखवा देता हूं बेटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बोले तो विनिवेश, यानी सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। कहता है सेलिंग अ पार्ट ऑफ और होल शेयर ऑफ सिलेक्टेड पीएसयू, पीएसयू यानी सरकारी कंपनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस रिड्यूस द गवर्नमेंट असेट्स, गवर्नमेंट की असेट। स्मॉल सेविंग्स फंड रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन फॉर्म ऑफ लाइक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। सरकार क्या करती है, अलग अलग प्रकार की चीजें बेटे, जैसे किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ये सरकार लॉन्च करती है, इसको लोग खरीदते हैं और उस पैसे को इस्तेमाल कौन करती है? सरकार। क्लियर है? आगे देखो, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के अंदर बेटे डिफरेंस देखेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में तो देखो मीनिंग आपको नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नोर रिड्यूस एनी असेट, या तो आइदर, या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या तो ये असेट को क्या कर देगी बेटे, कम कर देगी। नेचर, ये रेगुलर होते हैं और रिकरिंग इन नेचर होते हैं, और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं या इरेगुलर होते हैं। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इस पे कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं आती, जबकि इस पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन आती है, भविष्य में इसको लौटाना पड़ेगा। एग्जांपल्स आपको मैंने बताई दी हैं, ठीक है, एक बार देख लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू क्लासीफाई। देखो, या तो बेटे असेट्स क्या हो जाए, सिंपल है, पढ़ लेना इसको, कम हो जाए, या तो लाइबिलिटी क्या हो जाए, या तो लाइबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, और ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटे। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने हैं, आइटम कैटेगराइज करना है रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में। लोन लिया है तो बेटे ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये आपका क्या हो गया बच्चों, रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ग्रांट रिसीव हुई है बेटे, दान, रिवेन्यू रिसिप्ट से। देखो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटे, ग्रांट रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आपका हो गया अच्छा वर्ल्ड बैंक से है, वर्ल्ड बैंक से है तो फिर क्या होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। नहीं, ग्रांट बेटे यानी दान, ग्रांट का मतलब क्या होता है, दान। अगर लोन लिखा होता तो फिर ये कैपिटल रिसिप्ट। प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया बेटे तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। उसके बाद सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, सरकारी कंपनी बेच दी। फॉरेन एड, फॉरेन एड का मतलब क्या होता है, सहायता अगेंस्ट अर्थक्वेक, तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। एड तो बेटे रिवेन्यू रिसिप्ट में आती है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड भी बेटे आपका रिवेन्यू रिसिप्ट है, सरकारी कंपनी। बोरोइंग, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, ये क्या हो जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा सरकार के लिए। रिकवरी ऑफ लोन, सरकार की असेट कम हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, ये सरकार के लिए क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना बेटे, रिवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, लोन कैपिटल रिसिप्ट है लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपका क्या है बेटे, रिवेन्यू रिसिप्ट। और टैक्स रिसिप्ट तो है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। ये वाला 11th इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, बजट एक्सपेंडिचर बेटे, जिस तरीके से मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था, आपने देखा वहां पर जिस तरीके से रिसिप्ट थी वैसे ही आपके एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है बेटे, डे टू, डे के खर्चे हैं,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सरकारी हॉस्पिटल चलाना, ये बेटे बहुत सारे खर्चे लगेंगे सरकार के, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक नया सरकारी हॉस्पिटल बनाना, यहां पर असेट क्रिएट हो गई, ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सरकार की कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर बात करेंगे एक सरकारी कॉलेज को ऑपरेट करना, तो 36 खर्चे लगेंगे, वो सारे खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक नया सरकारी कॉलेज बनाना, सरकार की असेट क्रिएट हो गई, ये क्या हो जाएगा बेटे मेरे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हाईवे बनाना, सरकार की असेट क्रिएट हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन उस हाईवे को मेंटेन करना जो है, जो सैलरीज वगैरह या फिर उसकी टूट फूट को मेंटेन करना, ये क्या हो जाएगा आपका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, जिससे असेट क्रिएट हो, अच्छा सरकार ने जापान का लोन चुका दिया, पे कर दिया, रीपे कर दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा बेटे, सरकार की लायबिलिटी कम हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सिंपल है। तो देखो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सरकार की असेट्स को बढ़ा देगा, आइदर लायबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं यहां पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, सरकार क्या कर रही है, पेंशन के ऊपर जो पैसा खर्च कर रही है, या फिर गरीब लोगों के हेल्थ पे जो पैसा खर्च कर रही है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी असेट और कॉज्ड रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो असेट को क्या करती है बच्चों, कम करती है, और ना तो बढ़ाती है, और ना तो लायबिलिटी को कम करती है। इट इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार करनी है सरकार को, डेली बेसिस पे। इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का काम है, एंड द प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, हम सेना के हमारे जवानों को जो सैलरी पे कर रहे हैं, वो भी क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेंशन पे कर रहे, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, प्रशासन को चलाना है, उस पे जो खर्च पे कर रहे हैं, वो भी। डिफेंस सर्विस, हेल्थ सर्विस, ग्रांट टू स्टेट्स को, राज्य को दान दिया जा रहा है। मैंने वो रीजनल डिस्पैरिटी वाला बताया था आपको, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को सरकार ने दान दिया है, ग्रांट दिया है। ठीक है बेटे, एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग टू कंडीशन। पहली कंडीशन क्या था, एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एन असेट ऑफ द गवर्नमेंट, और ठीक है, दूसरा द एक्सपेंडिचर, ये देखो दूसरा पॉइंट क्या है भाई, एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी, सरकार की कोई लायबिलिटी भी ना घटाए। आगे देखते हैं बेटे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने बता दिया। ये देख रहे हो आप, सरकार क्या कर रही है, फ्लाईओवर मेट्रो बना रही है, ये सरकार हाईवे बना रही है, तो ये सारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सरकार की जहां असेट्स क्रिएट होंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर, वहां पर नाइदर था, यहां पर आइदर है, क्रिएट एन असेट और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी कम हो जाए और असेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, दोनों में से एक। इट इज नॉन रिकरिंग। क्या मुझे बताओ कि सरकार डेली एयरपोर्ट बनवाएगी, सरकार डेली कॉलेज बनवाएगी, सरकार डेली हॉस्पिटल बनवाएगी, क्या सरकार डेली स्कूल्स बनवाएगी? नहीं बेटे। इट एड्स टू कैपिटल स्टॉक, भाई कैपिटल स्टॉक असेट्स बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, एंड इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिव थ्रू द एक्सपेंडिचर ऑन अ लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक मेट्रो फ्लाईओवर। तो बेटे इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे जैसे कैपिटल का स्टॉक बढ़ेगा इकोनॉमी में, वैसे वैसे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था में। आगे देखो एग्जाम्पल, लोन टू स्टेट्स, सरकार ने स्टेट्स को क्या दिया बेटे, लोन, तो सरकार की असेट बढ़ गई। यूनियन टेरिटरी को एक्सपेंडिचर ऑन अ बिल्डिंग, रोड बना रहे हैं, असेट बढ़ गई सरकार की। फ्लाईओवर बना रहे हैं, असेट बन गई। फैक्ट्रीज बना रहे हैं, असेट्स बढ़ गई। परचेज ऑफ मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, सरकार लोन रीपे कर रही है, जापान का लोन मान लो पे कर दिया, तो ये सारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से एक, दोनों में से एक। ठीक है, पहला, द एक्सपेंडिचर मस्ट क्रिएट, फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्रिएट असेट ऑफ द गवर्नमेंट, या तो सरकार की गवर्नमेंट। दूसरा क्या, द एक्सपेंडिचर मस्ट कॉज डिक्रीज इन द लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी के अंदर कमी करे। एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाओ डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीनिंग, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर, ना तो ये असेट क्रिएट करेगा और ना ही लायबिलिटी घटाएगा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर या तो क्रिएट करेगा बेटे असेट्स को और लाइबिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दोनों में से एक। पर्पस क्या होता है, इट इज इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन of various services. It is incurred mainly for acquisition of asset and granting of loan and advances. लोन देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को या दूसरे देशों को, या फिर असेट्स को एक्वायर करने के लिए, असेट्स को बनाने के लिए। नेचर क्या होता है, ये रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार होगा, जबकि ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, कभी कभी होगा। फिर उसके बाद एग्जांपल आप देख लो, सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, यहां पर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट हो गया, यानी प्लांट मशीनरी आपने खरीद लिया। आगे देखेंगे बेटे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी बेटे आप क्या कर रहे हैं, सब्सिडी से सरकार की कोई असेट नहीं बढ़ रही या फिर सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं घट रही। अब मान लो एक वृद्ध ओल्ड एज पर्सन को सरकार ने सब्सिडी दी कि भाई या फिर आपको एलपीजी सिलेंडर पे सरकार ने सब्सिडी दी है, ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। या ओल्ड एज बंदे को मेट्रो के अंदर सरकार ने सब्सिडी दे दी, अब सरकार क्या कहेगी कि भाई अब आप हमारा क्या करोगे, लोन पे करोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सब्सिडी क्या हो गया आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम जर्मनी, असेट बढ़ जाएगी सरकार की, क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ग्रांट गिवन टू स्टेट, दान दे रही है सरकार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, दान दिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, स्कूल बिल्डिंग, असेट बढ़ जाएगी सरकार की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज, प्रशासन पे और सेना के सर्विसेज पे पैसा खर्च हो रहा है, ये आपका डे टू डे का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, जापान का लोन हमने पे कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ऑफ ब्रिज, ब्रिज बना रहे हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट बढ़ जाएगी सरकार की। पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रिकरिंग इन नेचर है, बार बार पे करनी पड़ेगी। परचेज ऑफ 20 क्रेन्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सरकार की असेट बढ़ जाएगी। अमाउंट बोरोड फ्रॉम यूएसए रीपेड, यूएसए से लोन लिया हुआ था उसको चुका दिया, लौटा दिया, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार की असेट लायबिलिटी कम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्ट करने पे खर्चा पे किया गया, इसको बच्चे सही से नहीं पढ़ पाते, ध्यान से समझना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, वहां पर एम्प्लॉइज होते हैं, वहां पर खर्चा होता है, वहां पर इंटरनेट लगता है, वहां पर बिजली लगती है, वहां पर साफ सफाई होती है, वहां पर स्टेशनरी लगता है, बस उसी का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे का है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर, असेट बढ़ गई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, कोई कुछ नहीं बढ़ा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो अगर असेट बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, सिंपल। आगे देखते हैं बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। देखो बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, ठीक है। बैलेंस बजट क्या होता है, देखो बैलेंस बजट क्या होता है, बैलेंस बजट सरकार की रिसिप्ट बराबर है एक्सपेंडिचर के। सरप्लस क्या होता है, रिसिप्ट ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट क्या है, रिसिप्ट कम है एक्सपेंडिचर के। क्लियर है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। तो देखो बैलेंस्ड बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट, यहां पर देखेंगे बैलेंस बजट कहता है गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस्ड बजट इफ एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो मैंने बता दिया भाई, रिसिप्ट बराबर एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट शो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैलेंस बजट से पता चलता है कि सरकार ना स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है सरकार के अंदर इन द कंट्री। इट इज एन आइडियल सिचुएशन बट नॉट प्रैक्टिकल एट अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। प्रैक्टिकल नहीं है बेटे, अगर मान लो आपके देश के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो आप बैलेंस बजट नहीं बना सकते। उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको सरप्लस बजट बनाना पड़ेगा, लोगों से पैसा खींचना है आपको अपनी तरफ। डेफिसिट है आपकी इकोनॉमी में, डिफ्लेशन है, मंदी है, तो उस कंडीशन में बैलेंस बजट काम नहीं आएगा। उस कंडीशन में आपको डेफिसिट बजट बनाना पड़ेगा, पैसा आपको मार्केट में डालना है, इकोनॉमी में डालना है, तो सरकार को खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे। इट इंडिकेट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट
इंडल्जिंग इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट ये बताता है कि सरकार वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, पैसे को बर्बाद नहीं कर रही है, ये आइडियल सिचुएशन होती है। अब आ जाओ सरप्लस बजट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सरप्लस बजट आपका लगेगा कहां पर, इन्फ्लेशन की कंडीशन में सरप्लस बजट बनाना पड़ता है, ध्यान रखना। इट इज एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर मोर देन द एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी बेटे रिसिप्ट ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, कमाई। इन केस ऑफ सरप्लस बजट मोर मनी इज बीइंग टेकन अवे, इकोनॉमी से आपने पैसा, सरकार ने अपनी तरफ खींच लिया इकोनॉमी से पैसा, ठीक है, अवे बाय द गवर्नमेंट देन बीइंग इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी, सरकार ने जितना पैसा इकोनॉमी में डाला उससे ज्यादा सरकार ने अपनी तरफ खींच लिया, टैक्स के तौर पर, नॉन टैक्स रिसिप्ट के तौर पर, कैपिटल रिसिप्ट, XYZ कुछ भी। इट हेल्प टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड समझते हो बेटे, खर्चे को कम कर देगी क्योंकि इकोनॉमी से पैसा आपने ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया, विच इन टर्न हेल्प ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड बोले तो इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिफ्लेशन सरप्लस बजट इज फर्दर रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तब उस कंडीशन में सरकार इकोनॉमी से और पैसा अपनी तरफ नहीं खींच सकती, ये आपकी इकोनॉमी को और ज्यादा बर्बाद कर देगा। डिफ्लेशन बहुत खतरनाक सिचुएशन है बेटे, वहां पर तो लोग क्या करते हैं, खर्चा और बंद कर देते हैं कि भाई मंदी चल रही है, खर्च मत करो, तो उससे और क्या होता है बेटे, इकोनॉमी को नुकसान होता है और इकोनॉमी बहुत पीछे पहुंच जाती है, ठीक है बेटे, बहुत सारी नौकरी जाती है। तो आपको यह समझ में आ गया, डिफ्लेशन की कंडीशन में सरप्लस बजट नहीं बनेगा। आगे देखो डेफिसिट बजट, हां डेफिसिट बजट कब बनेगा बेटे, डिफ्लेशन की सिचुएशन में बनाना पड़ेगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन में, ठीक है। आगे देखो इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर लेस, सरकार की बेटे रिसिप्ट कम है और सरकार खर्चे ज्यादा कर रही है, यानी जितना सरकार खींच रही है ना इकोनॉमी से अपनी तरफ पैसा, उससे ज्यादा सरकार डाल रही है इकोनॉमी में, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन द बजट इज टर्म्ड एज डेफिसिट बजट। डेवलपिंग कंट्रीज जर्नली हैव डेफिसिट बजट, भारत जैसा देश डेफिसिट बजट को बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि भैया हमें इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, क्लियर हो गई बात। लेकिन हम तो बेटे क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा बजट तो डेफिसिट ही बन रहा है, लेकिन हम लाडली बहना योजना पे, लाडली भैया योजना पे, लाडला पप्पा योजना पे पैसा ही लगा देते हैं, क्लियर हो गई बात। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि जो पैसा हम इतनी बड़ी मात्रा के अंदर वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, ये पैसा जो हम लोगों को बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे बढ़िया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो पैसा लगाना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, स्किल इंप्रूवमेंट देनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जो फ्री के पैसे के लिए नकारा निकम्मा बैठा हुआ है, वो मेहनत करके उसको मेहनत की अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले और वो देश की तरक्की और देश की गौरव गाथा में देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बजट, बिकॉज दे नीड टू incur more expenditure than the amount of resources than the economy can mobilize। आगे देखते हैं, it help to increase the level of aggregate demand। सही बात है भाई, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जा रहा है तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी बेटे, बढ़ जाएगी, यानी लोगों की खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, which required during the deficit demand। आ गया ना, जो कि डेफिसिट डिमांड में क्या होती है, जरूरी होती है ताकि आप कंट्रोल कर सके किसको, कंट्रोल कर सके किसको, डिफ्लेशन को। हाउएवर ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के अंदर तो जहर का काम करेगा ये भाई, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है और जो डेफिसिट बजट है इस कंडीशन में सरकार पैसा और डालेगी इकोनॉमी में, तो ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसा हो गया तो ये और ज्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। आगे देखते हैं बेटे गवर्नमेंट बजट का डेफिसिट कैसे निकलता है, तो ध्यान से देखेंगे बजट डेफिसिट कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो किसको, टोटल रिसिप्ट को, टोटल रिसिप्ट को, तो ये क्या आ जाएगा आपका, बजटरी डेफिसिट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात भाई, सरकार ने जितना पैसा कमाया और जितना खर्च किया तो वो आप जब क्या कर दोगे, ऑब्वियसली डेफिसिट है यानी घाटा है, खर्च ज्यादा किया होगा कमाया कम होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर विद रेफरेंस टू बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बजट डेफिसिट कैन बी 3 टाइप्स। बहुत बढ़िया भाई, 3 टाइप्स है। पहला है आपका रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, देखो जब आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं आप क्या, रिवेन्यू
रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखो यहां पर ध्यान से समझना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स। एक्सेप्ट बोरोइंग्स, बोरोइंग्स बोले तो कर्जे को छोड़ के तो यहां पर आपका क्या आ जाता है, फिस्कल डेफिसिट। तो हम कह सकते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है वही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बोरोइंग है। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, चलो भाई इसको डिटेल में समझते हैं। देखो यहां पर देखेंगे रेवेन्यू बजट डेफिसिट हमने बताया हुआ है, एक हो गया आपका, पहला हो गया बेटे रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा हो गया फिस्कल डेफिसिट और तीसरा हो गया प्राइमरी डेफिसिट। तो देखो जरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब माइनस कर दिया जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट तो क्या निकल के आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट आपको पता है जो टैक्स रिसिप्ट नॉन टैक्स रिसिप्ट थी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटे, जो डे टू डे के जो ऑपरेशन है सरकार के उस पर जो खर्च किया है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है बेटे, टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाता है, माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग यानी छोड़कर किसको, बोरोइंग को। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना आपको, चलो मैं आगे बताता हूं। और प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जितना हुआ उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट, जितना इंटरेस्ट पे किया है। तो देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। रेवेन्यू डेफिसिट बेटे देखो, रेवेन्यू डेफिसिट ये बताता है कि सरकार ना डे टू डे के खर्चे भी पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है, पे नहीं कर पा रही है, सक्षम नहीं है, सरकार सही तौर पर काम नहीं कर पा रही। रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देख लिया, यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से और रेवेन्यू रिसिप्ट से जुड़ा हुआ है ऑफ द गवर्नमेंट। इफ इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट से। फॉर्मूला आपने देख लिया, ये रहा फॉर्मूला बेटे हमारा, ये रहा हमारा फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो देखो रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स own revenue is insufficient to meet the expenditure on a normal functioning of the government departments and provision for various services, यानी सरकार रेवेन्यू रिसिप्ट से उतना पैसा भी हासिल नहीं कर पा रही है सरकार जितना डे टू डे के खर्चे पे करने के लिए चाहिए। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंपैक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। पहला, इट इंडिकेट द इनएबिलिटी, ये सरकार की अक्षमता को दर्शाता है ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। इट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज अ डिस सेविंग। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना कि भैया आपके खर्चे ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो पैसा कहां से आएगा, उस खर्चों को तो पूरा, खर्चे ज्यादा कब होंगे, जब आपने कर दिए, और इनकम कम है तो आप कैसे उसको पूरा करोगे, सेविंग से। और सेविंग से जब पैसा निकालोगे तो सेविंग क्या हो जाएगी बेटे, माइनस हो जाएगी, उसे हम कहते हैं डिस सेविंग। गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी टू फाइनेंस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार डे टू डे के खर्चे करने के लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल कर रही है। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप द डेफिसिट, डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार कैपिटल रिसिप्ट ले रही है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब समझते हो, सरकार या तो लोन ले रही है या तो सरकार अपनी असेट्स को बेच रही है, क्या करने के लिए, लोगों की, कर्मचारियों की सैलरी पे करने के लिए, सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, जो भी सरकार के डे टू डे के खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट थ्रू बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट, इट मींस रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी बढ़ाएगा फ्रॉम द बोरोइंग, और रिड्यूस द असेट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट फॉर मीटिंग एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है भाई, एक बात बताओ, आपकी कमाई कम थी, खर्चे ज्यादा थे,